नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो एक नया पैसा। दिस इज द 12th एपिसोड, द फाइनल एपिसोड। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट आशीष पांडे। ही इज विद द सुप्रीम कोर्ट एंड द लीगल एरिया लॉ ऑफिसेज। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस सर। आपका Thank स्वागत you, है एक नया Jisha ji, पैसा for में। having. Brought to you by CoinSwitch Kuwait। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। तो टू बिगिन विद दिस शो, हमारा ये स्पेशल शो है जो दी ललन टॉप पे होता है, विच इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। हमने बहुत बातें की है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, एवरीथिंग अबाउट इट। बट टुडे हम फोकस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स पर। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2013 से लेकर अब तक क्रिप्टो करेंसी और उसके रेगुलेशन के बारे में बहुत बातें हुई है, स्पेशली दी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो बीते कुछ सालों में क्रिप्टो को लेकर हमारी सरकार का रुख काफी बदला है, लेकिन अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे ये तस्वीर जैसे साफ हो सके। तो आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है? जिशा जी, इसमें हम अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होती है कि हम क्रिप्टो करेंसी को इक्विवेलेंट समझते हैं नॉर्मल करेंसी जो चलती है। क्रिप्टो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है विच इज ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। करेंसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसके की एक पर्टिकुलर यूज होता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम पे। इन चीजों को जोड़कर, चूंकि क्रिप्टो करेंसी ही शुरू से नाम आ रहा है, या जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ, बिटकॉइन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। तो एक जनरल परसेप्शन बनता है कि ये लीगल है या इलीगल है या इसका रेगुलेशन होना चाहिए। तो पहला जो हमारा एंकर पॉइंट आता है वो आता है कि हम इसको एक करेंसी के रूप में देखना चालू कर देते हैं, और जिसकी वजह से एक पूरे समाज में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर हम इसको केवल इस तरीके से देखें कि ये अपने आप में एक डिजिटल एसेट है, डिजिटल एसेट इन द सेंस ये कुछ कोड्स हैं जो लिखे गए हैं। जैसे आप आजकल देखिए, सेम क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, ब्लॉकचेन को यूज करते हुए, हम लोग आज एनएफटी की बात करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स की बात करते हैं। लेकिन अगर उसी नॉन फंजिबल टोकन जो अपने आप में एक डिजिटल एसेट है, उसमें हम करेंसी वर्ड यूज कर देंगे, तो वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट का इस पर रुख क्या रहा है। सरकार ने इसको, इस विषय को टच नहीं किया है इन द सेंस जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, ये अपने आप में एक डिजिटल एसेट के रूप में क्रिएट हुई। डिजिटल एसेट को क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया। इसका अगर मैं विशेषकर बिटकॉइन की बात करूं, तो जो इस व्यक्ति को इसकी इजाद करने का श्रेय जाता है, उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी को भी अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए हैं। अब जब हम करेंसी की बात करते हैं, तो देखिए कुछ फंडामेंटल चीजें होती। अगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूं सामान्य भाषा में, तो मेरे पास 100 रुपए का नोट है और मैं बाजार में कुछ खरीदने जा रहा हूं। अगर उस चीज की वैल्यू 100 रुपए है, तो दुकानदार मुझसे ये नहीं कह सकता है कि ये नोट मैं आपसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो लीगली बाउंड होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। इस चीज को हम कहते हैं कि ये एक लीगल टेंडर है। देखिए, आजकल लीगल टेंडर को लेकर भी काफी कंफ्यूजन फैला हुआ है। लेकिन अगर आपके पास क्रिप्टो है, आप क्रिप्टो करेंसी है, या आपके पास बिटकॉइन है, और लेट्स से उसकी वैल्यू हाइपोथेटिकली 100 रुपीज है आईएनआर में, और मुझको 100 रुपए की कोई चीज बाजार से खरीदनी है, तो क्या मैं बाजार जा सकता हूं और उस दुकानदार से कह सकता हूं कि नो, यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट दिस बिटकॉइन एंड हैंड मी ओवर द गुड विच इज ऑफ 100 रुपीज? तो अगर करेंसी को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगी, तो क्रिप्टो एक करेंसी नहीं है। इस चीज को लेकर सरकार बिल्कुल एक, जिसको ग्लोबल एक इस पर एक कंसेंसस है। सरकार ने जब कहा कि एक बीच में, देखिए हमने कुछ लीगल एस्पेक्ट्स की बात की थी, कुछ साल पहले आरबीआई का एक सर्कुलर आया जिसने कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आप एसेस नहीं कर सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चूंकि क्रिप्टो करेंसीज अपने आप में बैंड नहीं है, इसलिए आरबीआई कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं इशू कर सकता है कि बैंक्स इससे रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अब उसके बाद अगला कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस बार जो हमारा बजट पेश हुआ, उसमें क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन की बात आ गई, जिसकी वजह से एक मार्केट में एक परसेप्शन बना कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलराइज कर दिया गया है इनडायरेक्टली
पिछले दरवाजे से सरकार ने इसको एक लीगल टेंडर मान लिया। देखिए जीशा जी, इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस निर्मला सीतारमण जी के बजट के पहले जो था, आज भी वही है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स नहीं लगता। मैं आपसे, आपके दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज से, ट्रांसफर से जो इनकम आपको अर्न होती है, टैक्स उस पर लगता है। टैक्स उस दोनों में आपको डिफरेंस कर कर देखना पड़ेगा। अभी तक बजट के पहले क्या हो रहा था कि क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्सेशन लगता था। इन आप इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग ऑन फॉर हाउ लॉन्ग यू आर होल्डिंग द एसेट बिफोर सेलिंग इट आउट। अभी क्या हुआ है कि निर्मला सीतारमण जी ने इस पर कहा कि अक्रॉस द बोर्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप उसको 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं, 24 घंटे के लिए होल्ड करते हैं या 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, इस पर अक्रॉस द बोर्ड 30% टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। 30% टैक्सेशन फिर भी मैं बता रहा हूं, ये क्रिप्टो करेंसीज पर नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर है। इनकम किसी भी चीज से हो सकती है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज रेगुलराइज हो गई है एज एन डिजिटल एसेट। जो स्टेटस उनका पहले था, आज भी वही डिजिटल स्टेटस उनका आज भी बरकरार है। एक्चुअली आपने बहुत डिटेल में बताया, मेरे फॉलो अप सवाल इसी पर थे, बट जब आपने बात की है अब टैक्स की, तो उसी पे मैं अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्रिप्टो पर अभी तक का सबसे जैसे बड़ा टैक्स लगा है, 30% का टैक्स लगा है, सॉरी क्रिप्टो से एक्सचेंज जो प्रॉफिट होता है जो आप बनाते हो उस पर। तो एक तरह से आपको लगता है कि सरकार प्राइवेट क्रिप्टो मार्केट को डीमोरलाइज करना चाहती है इस मूव से? मैं इसको डिमोरलाइज करना नहीं कहूंगा। देखिए, इसको रेगुलराइज करने की डायरेक्शन में, और जब मैं रेगुलराइजेशन की बात करता हूं तो बी रेस्ट एश्योर्ड, सरकार कभी भी इसको करेंसी डिक्लेयर नहीं करने वाली है, क्योंकि जब आप इसको करेंसी डिक्लेयर कर देंगे, इट मींस यू हैव अ राइट टू गो टू द मार्केट एंड परचेज एनीथिंग बाय handing over bitcoins or offering them bitcoins, which is not going to be possible in this country because there is no underlying asset behind crypto. लेकिन एज अ डिजिटल क्लास जिसकी की एक वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इस चीज को देखते हुए इसको यूज किया जा सकता है। टैक्सेशन अभी तक क्रिप्टो पर हो रहा था, ऐसा नहीं है कि उस पर टैक्सेशन नहीं होता था। उस अगर लेट्स से मैंने 2020 में कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी, मैंने बिटकॉइन खरीदी और 2021 में मैंने उसको निकाल दिया, उस पर जो भी मुझको टैक्सेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड, वो उस पर लग रहे थे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया कि इन्होंने 30% का टैक्सेशन लगा दिया। 30% के टैक्सेशन लगाने से ऑब्वियसली आप की जेब से अब ज्यादा पैसा निकल कर जा रहा है। अगर ज्यादा टैक्स देने को आप डिमोरलाइज करना कहेंगे तो शायद ये डिमोरलाइजेशन है, लेकिन मुझको लगता है कि ये डिमोरलाइजेशन से ज्यादा एक रेगुलराइजेशन है, बिकॉज नाउ क्रिप्टो करेंसी हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ सेपरेट क्लास, डिजिटल क्लास ऑन विच देयर इज अ पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स विच इज एप्लीकेबल अक्रॉस। तो इस इंटरेस्टिंगली जीशा जी, इस चीज को भी देखिए, एक बजट के बाद पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि सरकार ने इसको रेगुलराइज कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है। तो अगर आप एक्चुअल डेटा देखेंगे, अगर आप दिल्ली की सड़कों में भी देखेंगे, तो आपको कई जगह जो हमारे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्सचेंजेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी एक्सचेंज विशेष का, अब आप उसके एड्स देख सकते हैं। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है इस चीज को बताते हुए कि सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकती है, डिमोरलाइज करना या एक तरीके से प्रमोट करना, लेकिन प्रमोट करने के साथ साथ ये मैसेज देना कि ये सेक्टर रेगुलराइज सेक्टर होगा। ये अभी तक जो स्टेटस था उस तरीके से चीजें कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो जैसे मार्च 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम ये भी चाहते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक विंडो ओपन रहे। एक तरीके से वी आर नॉट क्लोजिंग आवर माइंड्स टू दिस। बट 2022 के बजट में जो फिर टैक्स की बात हुई और जितना टैक्स लगा, तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस है बट लेकिन ढिलाई नहीं है, तो ये आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जिशा जी, जब सरकार ये कहती है कि हम क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहे जो डेवलपमेंट्स है उनकी तरफ हम एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, उनकी तरफ हम ओपन है, हम टेक्नोलॉजी
को किसी तरीके से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में ना आए या उसको हम अडॉप्ट ना करें। देखिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, लेकिन उस पर्टिकुलर डिजिटल एसेट को एक करेंसी के रूप में अडॉप्ट करना, दोनों चीजों में डिफरेंस है। जब हम कहते हैं कि हम क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहे चेंजेस को लेकर ओपन माइंडसेट रखते हैं, इसका मतलब यह है कि ब्लॉकचेन को लेकर सरकार का एक पॉजिटिव रुख है। अभी जैसे कि सरकार ने घोषित किया कि वो हम डिजिटल रुपी भी लेकर आ रहे हैं। डिजिटल रुपी में भी क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजों पे, ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को सरकार प्रमोट करना चाहती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को एज करेंसी निसंदेह सरकार प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। और उसके बहुत सारे डाउन साइड है, केवल सरकार के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे लिए। अगर आप एग्जांपल देना चाहें, आप जिशा जी, आप एक प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप में काम करती हैं। कल के दिन आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि मैं आपको सैलरी क्रिप्टो करेंसीज में दूंगा। अब क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। दीज क्रिप्टो करेंसीज आर जस्ट स्टोर्ड रिटर्न्स ऑन सर्वर्स, जिसकी वैल्यूएशन किसी अंडरलाइंग एसेट से डिसाइड नहीं होती है, बजाय कि कुछ ट्वीट्स किधर से आते हैं, क्या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्सेप्ट किया। अभी आप देखिए, रशिया ने कहा कि जब हम ये गैस सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, उसके लिए क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइंस में पेमेंट। इस तरीके की जो इवेंट्स होती है, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, तो आप कभी भी सर्टेन नहीं हो सकती कि आपकी एक्चुअल सैलरी क्या है। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है, जीशा जी ये रहे 1 लाख रुपए के इक्विवेलेंट बिटकॉइंस एज ऑन टुडे, और कल आप पाएंगे उसकी वैल्यू 10,000 रुपए। तो ये ना तो आम आदमी के लिए फिजिबल है क्रिप्टो करेंसीज को एज ए करेंसी एक्सेप्ट करना, ना सरकार के लिए पॉसिबल है। हाँ, डिजिटल क्लास जिसमें कि रिस्क इन्वॉल्व है, इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर प्रॉफिट और लॉस आपके ऊपर है। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो 30% टैक्सेशन सरकार उस पर अप्लाई करे। दिस इज द करेंट पोजीशन। अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि अभी हमारे एडवोकेट साहब ने क्या कहा है। पर अगर आपने एक ने आप ऐसा का हर एपिसोड फॉलो किया तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि एलॉन मस्क के एक ट्वीट से कितना एक रेट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कितने एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इन सब की जानकारी आपको हमारे पिछले एपिसोड में मिल जाएगी। मूविंग ऑन, मेरा जो अगला सवाल है, कोई ऐसे देश भी है, जैसे आपने लीगल टेंडर की बात की पहले, तो अमेरिका जैसे देशों में क्रिप्टो को लीगल टेंडर तो ऐसे नहीं माना गया है, लेकिन प्रॉपर्टी की तरह ही इसको टैक्स किया जाता है, तो लीगल स्टेटस मिला है उनको। बट हमारे यहाँ आपको लगता है टैक्स ऐसे कम होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जिशा जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। देखिए, यूएस का जो जुरिस्डिक्शन है, लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें क्रिप्टो को एज ए प्रॉपर्टी माना गया है। टैक्सेशन उस प्रॉपर्टी पर लगता है, उस प्रोडक्ट पर लग रहा है। उस प्रोडक्ट के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर टैक्सेशन डिफरेंट है। इंडिया में एज अ प्रोडक्ट क्रिप्टो पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सरकार ने ना ही इसको एक्सेप्ट किया है, ना ही इसको रिजेक्ट किया है। अभी जो टैक्सेशन है वो क्रिप्टो पर नहीं, आपकी इनकम पर लगता है, जो कि आप टैक्सेशन से जो उसके ट्रांसफर से, खरीदने या बेचने से कमाते हैं। अब फिर बात वही निकल कर आती है कि 30% टैक्स आप इस पर अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, सरकार का एक ये भी इनडायरेक्ट पर्पस हो सकता है, जब आप टैक्सेशन को बहुत ही नॉमिनल रखते हैं तो लोग, शायद जो हमारी जनता है, वो उसको कैजुअली उस तरीके से लेती है। कैजुअली इन द सेंस कि इससे क्या होगा, कुछ इस पे टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है। लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ने का मतलब है कि आप उसमें जो इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व है बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, आप उनको भी नजर में रखते हैं क्रिप्टोज में पैसा लगाने से पहले। तो सरकार की मंशा शायद यही है, मार्केट को डिमोरलाइज करना क्रिप्टो का। इस ऐसी सरकार की मंशा नहीं हो सकती। अब तक हमने बात की है कि क्रिप्टो के लेन देन से उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स है, बट ऑल्सो एक और चीज पर टैक्स लगती है कि जब क्रिप्टो के गिफ्ट्स लेने देने होते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। और डिजिटल एसेट्स में गिफ्ट देने पर इनकम टैक्स लॉ 1961 के सेक्शन 56(2) के मुताबिक टैक्स लगता है। आप हमें इस सेक्शन के बारे में समझा सकते हैं प्लीज? इनकम टैक्स एक्ट क्यों है, उसका फंडामेंटल इज वेरी क्लियर। जहां कहीं भी आपको प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, डिफरेंट हेड्स में, एक या दूसरे हेड में सरकार उसको टैक्स करती है। अगर आप सर्टेन लेवल ऑफ एक
क्राइटेरिया को आप मेट करते हैं। जिस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करी आपने, सेक्शन 56 की बात करी, वो टैक्सेशन का हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब चूंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ब्रॉडली कवर करता है ऐसी परिस्थितियों को जहां पर आपको कोई एसेट मिलती है, मूवेबल या इमूवेबल, जो कि गिफ्ट के रूप में मिलती है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के रूप में मिलती है। सपोज करिए कि आपकी फैमिली ने आपको एक पीस ऑफ लैंड गिफ्ट कर दिया, या लेट्स से 10 लाख रुपीस गिफ्ट कर दिए, या आपके पड़ोसी ने आपको अपना मकान बेच दिया केवल 50,000 रुपए में। सरकार स्मार्ट है इस चीज को समझने में कि यहां पर आपको प्रॉफिट हो, लेकिन ये प्रॉफिट आपकी डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, गिफ्ट से आई है, या किसी चीज को अंडर वैल्यू करके आपने परचेज किया है, इस तरीके से आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर जो टैक्सेशन का स्लैब होता है वो डिफरेंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर इनकम स्लैब। लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर स्लैब में आ रहे हैं, ब्रैकेट में आ रहे हैं, मैं अगर आपको इसको एग्जांपल से समझाना चाहूं, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया, लेट्स से कई हजार US$ का है, आपको गिफ्ट कर दिया। अब इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसको खरीदने या बेचने से नहीं हो रहा है, तो सरकार इसको 30% के ब्रैकेट में नहीं रखती है। सरकार इसको रखती है कि आपका जो इनकम टैक्स भरा जा रहा है वो आप किस स्लैब में भर रहे हैं। ये आपका 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग इस पर टैक्स देना है। लेकिन अगर आप अब एक बार ये एक बिटकॉइन आपके पास आ जाता है, इस बिटकॉइन को आप मार्केट में सेल कर देते हैं और उससे कुछ आपको प्रॉफिट होता है, वहां पर सरकार का कहना है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब इस पर 30% का रेट एप्लीकेबल होगा। इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करके। थैंक यू, बहुत क्लियरली और बहुत ऐसे सरल भाषा में आपने समझाया, तो दैट वाज हेल्पफुल। हमने पहले बात की कि जो सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाने वाली है तो वो भी क्रिप्टो की टेक्निक पर काम करेगी, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक पर। और ये जो टेक्निक है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसी टेक्निक को क्रिप्टो मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग और स्कैम्स वगैरह से भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो ये ऐसे एक तरह से खतरनाक है, लोग कहते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज करना, बट ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ? जिशा जी, इस चीज को मैं ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास डिजिटल करेंसी नहीं है। आज के भारत में ज्यादातर कैश, स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, लोग ऑनलाइन वॉलेट्स यूज करते हैं। जो बैंक में भी आपका पैसा रखा होता है, शायद ही आप उसको कभी कैश पे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रिटन एज न्यूमेरिकल फिगर इन द डेटा बुक्स ऑफ द बैंक। सो टेक्निकली इट इज अ डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी। अगर मुझको आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, मैं अपना फोन उठाऊंगा और यहीं से आपको ट्रांसफर कर दूंगा, इसमें कहीं भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज ऑल बीइंग डन थ्रू डिजिटल मीडियम, सो वी आर ऑलरेडी इन द डोमेन ऑफ डिजिटल करेंसीज। बट चूंकि एक हाइप है, क्रिएशन, एक मार्केटिंग टर्म बन गया है डिजिटल करेंसी, तो सरकार भी अपने आप को चूंकि अप टू डेट दिखाना चाहती है, तो एक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। लेकिन अगर हम डिजिटल करेंसी नहीं भी लाते हैं तो विश्वास मानिए हम डिजिटल करेंसी के एरा में रह रहे हैं। केवल एक डिफरेंस जो होता है, हर एक रुपए जो कि बैंक में डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ है आपके अकाउंट में या किसी दूसरे के अकाउंट में, उसके अगेंस्ट एक उस रुपए का नोट प्रिंट करना सरकार के लिए मैंडेटरी होता है। जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो वो मैंडेटरीनेस जो होती है वो शायद सरकार के सामने नहीं रहेगी। सरकार केवल न्यूमेरिकल फिगर्स में करेंसी को इशू कर देगी। सरकारी जो भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके अभी भी देखिए एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो अकाउंट है उसमें वो न्यूमेरिकल फिगर्स ही रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। उस समय भी न्यूमेरिकल फिगर्स रिफ्लेक्ट होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन तब कहा जाएगा ये डिजिटल करेंसी है इंडिया की, आज ये आपका रुपए है जो कि केवल डिजिटल फॉर्म में रखना होगा। सो टेक्निकली देयर वॉन्ट बी एनी डिफरेंस। आपके मैं दूसरे सवाल पर आता हूं कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके ब्लैक मार्केट में जो यूजेस हैं उसको लेकर क्या एप्रीहेंशन है और क्या ये सरकार का डुअल स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा? देखिए, क्रिप्टो करेंसी के साथ एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर मुझको, मेरे पास सफिशिएंट फंड है, मैं एक अपने डेवलपर की टीम बिठाऊंगा और मैं अपने नाम की भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता हूं मार्केट में। उसकी कोडिंग इस तरीके से हो सकती है कि आप पर्टिकुलर तरीके से उसकी माइनिंग कर उन कॉइन्स को जनरेट कर सकते हैं।
वो कॉइन्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, वो कभी भी आप असर्टेन नहीं कर सकते। आज तक भी हम नहीं जानते कि बिटकॉइन का इन्वेंटर कौन था। इस तरीके की परिस्थितियों में आप कभी जो मनी ट्रेल की बात होती है, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, उसका सबसे पहला एस्पेक्ट है कि एवरीथिंग इज डिजिटली रिकॉर्डेड, अ डिजिटल एंट्री इज क्रिएटेड व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीवन बिकॉज़ देयर आर thousands and lakhs of copies of the same entry everywhere across the globe। लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या था उसका, उसको असर्टेन करना इज इम्पॉसिबल। जब हम इंडियन डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो देखिए अभी इतना मैं इस चीज को लेकर आशान्वित नहीं हूं कि उस पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज होती है तो एटलीस्ट हमारे पास ये फिगर रहेगा, उसकी प्रॉपर जो कोडिंग होगी कि उसका ओरिजिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हो रहा है, उसका जो ट्रांसफर हो रहा है उस पर भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और अल्टीमेटली टारगेट सरकार का ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है सरकार उसको ट्रेस करने की पोजीशन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ट्रेस नहीं कर पाती है तो उससे कई तरीके की इलीगल गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अगर किसी को लेट्स से एक कॉन्सेप्ट होता है जिशा जी डार्क वेब का, आप अगर डार्क वेब में जाइए, हर तरीके के जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं आप सोच भी नहीं सकती हैं वहां पर किस किस तरीके की चीजें होती हैं, और उन सब के लिए पेमेंट होता है क्रिप्टो करेंसी में। ऐसी चीजों को प्रमोट करना किसी भी सरकार के लिए, केवल भारत सरकार के लिए नहीं, दुनिया की किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होगा until unless there are immediate vested interests like what we are seeing in Ukraine and Russia। इनफैक्ट इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा है। आपने बात की कि इट्स नॉट फीजिबल कोई भी सरकार के लिए, और ऐसे कई देश है जैसे चाइना, अल्जीरिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज ने क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना एक अर्थव्यवस्था को उसकी जो डाउनसाइड है उससे बचाने का एक तरीका है। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में देखूं, एज ऑन टुडे हर चीज अगर हम इसको डिजिटल एसेट के रूप में देखें, 30% टैक्स स्लैब में भी देखें, लेकिन आज मैं अगर इंडिया में बैठा हूं और मैं एक्सचेंज जो है वो इंडिया का यूज नहीं कर रहा हूं, लेट्स से मैं कॉइन बेस यूज करता हूं, मैं बाहर का लंदन का या कोई अमेरिका का एक्सचेंज यूज करता हूं, मेरा जो डिजिटल वॉलेट है जिसका सर्वर भी इंडिया में नहीं है उस पर मेरे बिटकॉइंस, मुझको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, मैं आज की डेट में उस चीज ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूं और सरकार को पता भी नहीं चलेगा कितने $1 मिलियन ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो गए। वो पर्पस लीगल हो सकता है, इलीगल हो सकता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। इस तरीके की परिस्थितियों को डील करने के लिए देशों में एक कंसेंसस आ रही है कि जब तक क्रिप्टो करेंसीज को लेकर ब्रॉड कंसेंसस नहीं बनती है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनता है, और जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करता हूं ये केवल नेशनल फ्रेमवर्क की बात नहीं हो रही है, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, क्योंकि आप पैसे ग्लोबल लेवल पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तब तक इसको बैन करके रखा जाए। तो अगर क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में बैन हो भी रही है कई देशों में, तो अगर एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो है मनी ट्रेसिंग को लेकर, मनी ट्रेल को लेकर, इसको हम किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज एज ए डिजिटल क्लास जिस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लॉन्ग रन में शायद ग्लोबली एक्सेप्टेड एक एसेट बन जाएगी। ऑल्सो हमने पहले बात की कि जैसे जब कोई गिफ्ट करता है तब भी इनकम टैक्स के रूल्स के अंदर ये टैक्स हो सकता है। तो बजट में कहा गया था कि क्रिप्टो पर 1% का TDS भी लगाया जाएगा। घाटे में कोई समायोजन नहीं होगा, बट इन दोनों को आप आसान भाषा में समझा सकोगे प्लीज हमारे सारे दर्शकों के लिए? दोनों के पीछे रीजन क्या है? देखिए सरकार कोई भी अगर प्रोविजन लाती है तो उसके पीछे एक इंटेंशन होती है, उस इंटेंशन को रिफ्लेक्ट करता है या उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है वो लीगल प्रोविजन जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है सरकार की तरफ से। जब हम TDS की बात करते हैं तो सरकार एक ऑब्लिगेशन डालती है जो सेलर है, सेलर के ऊपर कि आप 1% TDS काट के रखेंगे और उसको सरकार के पास जमा करेंगे, सो दैट द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। लेट्स से आप इसको फिर से मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपने एक क्रिप्टो करेंसीज अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर करी, आपने उसको सेल करी, आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज नहीं कर रही हैं,
इंडिया में उसका कोई भी ट्रेस नहीं, आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को यूज नहीं कर रही हैं उसको लिक्विडेट करने के लिए। सरकार के पास कोई जानकारी नहीं हो सकती कि कब ट्रांजैक्शन हुआ, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, किसके किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन 1% टीडीएस इंट्रोड्यूस करने के लिए विच इज एप्लीकेबल ऑन यू, नाउ यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट दैट ट्रांजैक्शन टू द गवर्नमेंट थ्रू द डिपोजिशन ऑफ दैट 1% टीडीएस। तो एक उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और इसमें भी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है। अगर जो आपका बायर है जिसको आपने ट्रांसफर किया है वो अपना पैन कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं कराता है तो ये केवल 1% का टीडीएस नहीं है, आपको 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज द एग्जैक्ट लीगल पोजीशन। दूसरी चीज आपने बात करी कि जब घाटे का समायोजन नहीं किया जा सकता, देखिए एक बहुत ही ये टैक्स अवॉइडेंस की टेक्निक्स होती हैं जो कि यूज करते हैं लोग। घाटे का जब हम समायोजन कहते हैं तो घाटे का समायोजन इनकम टैक्स एक्ट में दो तरीके से होता है, इंट्रा हेड होता है, इंटर हेड होता है। लाइक अगर मैं बिजनेस फ्रॉम इनकम की बात कर रहा हूं तो बिजनेस फ्रॉम मेरी कई तरीके की बिजनेस इनकम्स हो सकती हैं। एक बिजनेस में मेरा प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे बिजनेस में मेरा घाटा हो सकता है। तो जब बिजनेस फ्रॉम इनकम कैलकुलेट होती है तो दोनों को मिलाकर देखा जाता है और जो सम टोटल आता है अगर पॉजिटिव है तो उस पर टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से जब कैपिटल गेन टैक्स की बात आती है, लेट्स से आपने किसी एक कंपनी एक्स के शेयर्स में इन्वेस्ट किया या आप उसमें ट्रेडिंग करती है, उसकी वजह से आपको एक ह्यूज प्रॉफिट होता है। अब यहां पर साथ में क्या होता है जीशा जी कि साइमल्टेनियसली आपने क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट किया है और किसी ग्लोबल इवेंट, ग्लोबल ट्वीट या किसी भी वजह से मार्केट गिर जाती है तो सरकार ये कहती है कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय ये नहीं कह सकते हैं कि आपका प्रॉफिट जो बाकी शेयर के ट्रांसफर से या उनको होल्ड करने से हुआ है उस प्रॉफिट को आप क्रिप्टो में जो आपका घाटा हुआ है उससे एडजस्ट कर सकेंगे। एक तरीके से ये भी एक सरकार की तरफ से एक हर्डल क्रिएट किया जा रहा है कि हर्डल नॉट इन द सेंस डिमोरलाइजेशन बट हर्डल इन द सेंस अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उसको बियर करने में आप सक्षम होने चाहिए, ये समझ आप में होनी चाहिए। आप क्रिप्टोज में होने वाले फ्लक्चुएशंस की वजह से सरकार को अदरवाइज जो टैक्स आपकी जो पेमेंट बन रहा था उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने लेट्स से मेरी अगर शेयर मार्केट से इस साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए ही मुझको घाटा होता है क्रिप्टो करेंसी से, मैं सरकार के पास ये नहीं कह सकता हूं कि मेरा घाटा और प्रॉफिट मिलके 0 हो गया तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बनती है। सरकार कहती है देखिए कायदे से आपको शेयर मार्केट में आपने जो किया वो सारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके सेबी से रेगुलेटेड है, आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनसे रेगुलेटेड है, इसलिए वहां पर आपकी जो इनकम बन रही थी वो तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इनरेगुलेटेड मार्केट में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके अगर प्रॉफिट है 30% टैक्स दीजिए, अगर प्रॉफिट्स आपके नहीं है, घाटा है तो वो घाटा आपका है, सरकार के आप ऊपर नहीं डाल सकते उस घाटे को। हमने पहले भी बात की सरकारी डिजिटल करेंसी की, आपको पता होगा कि कब तक आने की उम्मीद है? बजट स्पेस में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बात की है, लेकिन लेट्स से कब आती है। अब उम्मीद की जाती है कि इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी, लेकिन फिर भी डिजिटल करेंसी वर्तमान में जो हम रुपए को यूज कर रहे हैं, INR को यूज कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। और मेरा आखिरी सवाल आज के लिए कि क्रिप्टो को लेकर ऐसा कोई नया कानून कब तक आ सकता है जिससे क्रिप्टो रेगुलेशन की तस्वीर एकदम साफ हो सके? ये तो देखिए मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ कि कब तक सरकार इसको लेकर आएगी, लेकिन सरकार डेफिनेटली लेकर आएगी क्योंकि ये समय की मांग है। और जिस तरीके के ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, हमारी नई जनरेशन जिस तरीके से क्रिप्टो की तरफ आकर्षित हो रही है, इसलिए सरकार के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि इसको एज ए डिजिटल क्लास एक्सेप्ट करे, लीगलाइज करे, रेगुलराइज करे और उस पर होने वाले टैक्सेशन से प्रॉफिट उठाए, फायदा उठाए, जिसको कि अदर सोशल सेक्टर्स में खर्च किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंटली इतने अच्छे से सब कुछ समझाया। आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।
और ये था एक नया पैसा का 12वां एपिसोड। अब तक हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टीम, एक नया पैसा की टीम। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो और आप प्लीज अपना रिसर्च करें निवेश करने से पहले, और बने रहिए दी ललन टॉक के साथ। शुक्रिया।